बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आज की इस वीडियो में हम लोग लेक्चर नंबर 14 कवर करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 14 कवर करने वाले हैं AMU BSc एंट्रेंस के लिए। अगर आप लोग चाहते हो AMU BSc एंट्रेंस देना 2027 के लिए एंड उसकी प्रिपरेशन करनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सबसे पहले अगर हम न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं तो इस चैप्टर को हम वन शॉट में कवर करेंगे और जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे विद द हैंड रिटन नोट्स। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं फंक्शंस इन आवर बॉडी जो होते हैं वो कोऑर्डिनेटेड होते हैं, है ना, न्यूरली एंड आपके ब्रेन के थ्रू, न्यूरल के थ्रू एंड आपकी पूरी बॉडी कोऑर्डिनेट कर रही होती है आपके फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। क्या लाने के लिए? होम्योस्टेसिस कंडीशन लाने के लिए। होम्योस्टेसिस कंडीशन क्या है? यानी कि आपके इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में स्टेबिलिटी एंड स्टीडीनेस को मेंटेनेंस करने के लिए एक वर्ड रखा गया होम्योस्टेसिस, ठीक है। अब फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो होता है एक इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है, ये कोऑर्डिनेशन के थ्रू होता है। कोऑर्डिनेशन किसे कहते हैं? प्रोसेस थ्रू विच दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन जो है एक दूसरे से इंटरैक्ट करेंगे एंड कॉम्प्लीमेंट करेंगे एक दूसरे के फंक्शन को। फॉर एग्जाम्पल जो आपकी फिजिकल एक्सरसाइज होती है लंग्स, हार्ट और किडनी तीन ऑर्गन पर अफेक्ट कर रही होती है। लंग्स की वजह से इंक्रीज होता है आपका रेस्पिरेशन, हार्ट की वजह से हार्ट बीट इंक्रीज होगी जब आप एक्सरसाइज कर रहे होगे और ब्लड फ्लो सर्कुलेशन बढ़ जाएगा किडनी में, ठीक है। तो मतलब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से फ़ायदा क्या है कि कंट्रोल करेगा न्यूरल सिस्टम और कोऑर्डिनेट करने लग जाएगा एंडोक्राइन सिस्टम। तो कोऑर्डिनेट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, सारी एक्टिविटीज़ एक साथ होंगी, हमारे ऑर्गन्स वर्क करेंगे एक सिंक्रोनाइज्ड फैशन में। अगर न्यूरल सिस्टम की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन फॉर क्विक कोऑर्डिनेशन। क्विक कोऑर्डिनेशन के लिए आपका पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क कनेक्शन होता है, उसी को न्यूरल सिस्टम कहा जा रहा है। न्यूरल सिस्टम कॉम्प्लेक्स है लेकिन फास्ट होता है अपनी ट्रांसमिशन में। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फास्ट होता है ट्रांसमिशन में लेकिन है कॉम्प्लेक्स। एंडोक्राइन सिस्टम जो है फंक्शन करता है इंटीग्रेटेड मैनर में हॉर्मोन्स के थ्रू, है ना, और कैसा होता है? एक्टोडर्मल होता है ओरिजिन में। नर्वस टिश्यूज़ की बात करते हैं तो न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लायल सेल्स आते हैं और ये हमने एनिमल टिश्यूज़ चैप्टर में भी पढ़ा था। न्यूरल टिश्यूज, न्यूरॉन्स जो होते हैं वो एक्साइटेटरी होते हैं, वेरएज न्यूरोग्लायल सेल्स नॉन एक्साइटेटरी होते हैं। ये न्यूट्रिशन एंड सपोर्ट करने के लिए होते हैं न्यूरॉन्स का। उसके बाद डिफरेंट एनिमल पजेस करते हैं डिफरेंट लेवल ऑफ न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन। लोअर इन्वर्टिब्रेट्स आपके जिसमें हाइड्रा आता है, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स मिलकर काम करते हैं, नर्व नेट भी बोल सकते हो। फिर इंसेक्ट्स आते हैं जो कि बेटर ऑर्गेनाइज्ड होते हैं दैन दैट ऑफ द हाइड्रा, जहाँ पर ब्रेन जो होता है इन गैंग्लिया एंड न्यूरल टिश्यूज़ के साथ काम कर रहा होता है इंसेक्ट्स में। अगर हायर वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं तो मोर डेवलप्ड होते हैं और सेवरल डिविजन्स भी पाए जाते हैं। अब ह्यूमन नर्वस सिस्टम, न्यूरल सिस्टम को हम दो में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला CNS आता है, दूसरा PNS आता है। अब CNS कौन से हो गए? सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया। PNS कौन सा हो गया? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो गया। अब CNS में क्या आएगा? जो सेंट्रल बॉडी एक्सिस पे पाया जाएगा वो CNS कंटेन कर रहा है और नर्व जो एसोसिएटेड होंगी CNS के साथ उसको PNS बोला जाएगा। तो CNS में क्या होगा? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आएंगे और जितनी भी नर्व्स होंगी उससे रिलेटेड वो कहाँ आ जाएंगी? PNS में आ जाएंगी, यानी कि क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है वो बता देते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रेनियल नर्व्स कितने पेयर में पाए जाते हैं और स्पाइनल नर्व्स कितने पेयर में पाए जाते हैं। तो क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर्स के होते हैं, स्पाइनल नर्व्स 31 पेयर्स के होते हैं। उसके बाद इफ़ आई टॉक अबाउट द CNS में प्रोसेस डिफरेंट काइंड ऑफ इनकमिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन। जैसे कि कोई सेंसरी इंफॉर्मेशन है तो उसका प्रोसेसिंग का काम कौन करेगा? CNS करेगा। एक्साइटेटरी हो चाहे इनहिबिटरी हो, दोनों टाइप्स ऑफ फंक्शन ये परफॉर्म करने के लिए एलिजिबल होता है। इफ़ आई टॉक अबाउट द PNS इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू। क्या क्या चीज़ें हैं? एफरेंट जिसको एक और नाम सेंसरी से जानते हैं, ईफरेंट जिसको मोटर से जानते हैं। यानी कि मान लो हमारे ब्रेन ने सेंस किया
कुछ नर्व्स हमारे लिए मैसेज लेकर आई तो वो सेंसरी कहलाएंगी, यानी कि एफरेंट कहलाएंगी। इफरेंट या फिर मोटर उनको कहेंगे जो हमारा ब्रेन उस चीज़ को क्या करेगा, एनालाइज करेगा एंड देन उसके रिस्पॉन्स में चीज़ें इम्पल्स जो है जनरेट कराएगा, उसको मोटर न्यूरॉन या इफरेंट न्यूरॉन कहा जाएगा। नाउ क्वेश्चन इससे भी आते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन इससे भी आते हैं। अब एफरेंट या सेंसरी न्यूरॉन्स की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, ट्रांसमिट करेगा इम्पल्सेस फ्रॉम सेंसरी टिश्यू यानी कि ऑर्गन से कहाँ पर, सीएनएस की तरफ, ठीक है। इसमें क्या क्या आ जाएगा, ऑप्टिक नर्व, ओल्फैक्टरी नर्व यानी कि सूंघने वाली, ऑडिटरी यानी कि सुनने वाली, ऑप्टिक यानी कि देखने वाली नर्व्स, ये सब आपके सेंस करके क्या पहुँचा रहे हैं, सीएनएस को मैसेज पहुँचा रहे हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट द इफरेंट वन, इफरेंट में क्या आएंगे, ट्रांसमिट रेगुलेटरी इम्पल्सेस फ्रॉम सीएनएस टू इफेक्टर टिश्यू या ऑर्गन। अब अगर हम बात करते हैं कि इफरेंट यानी कि मोटर वाले, यानी कि जो सीएनएस से इफेक्टर टिश्यू तक मैसेज पहुंचाने वाले हैं, उनकी बात करते हैं तो वो दो में डिवाइडेड होते हैं फर्दर। विजरल मोटर न्यूरॉन जिसको ऑटोनोमिक भी बोल सकते हैं, एंड दूसरा होता है सोमैटिक मोटर न्यूरॉन। अब जो विसरल या फिर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है वो स्मूथ मसल्स एंड ग्लैंड्स के लिए बोला जाता है और सोमैटिक यानी कि स्केलेटल वालों के लिए बोला जाएगा। विसरल को भी दो में डिवाइड करते हैं जिससे क्वेश्चन आता है एंड चांसेस हैं आने के, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक वो हो गए जो इमरजेंसी कंडीशन को सपोर्ट करेंगे यानी कि फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन की तरह काम करेंगे। उनमें हम वेरी फेमस इमरजेंसी हार्मोन्स को जानते हैं, एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन। उसके बाद पैरासिम्पैथेटिक के बारे में बात करते हैं तो रेस्ट एंड डाइजेस्ट करवाने वाले टाइम पर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होगा, कंजर्व करेगा और रिस्टोर करेगा बॉडी की एनर्जी को ड्यूरिंग रेस्ट या डाइजेस्टिंग अ मील के टाइम पर। आउटपुट इज डायरेक्टेड टू स्मूथ मसल एंड ग्लैंडुलर टिश्यू की तरफ इसका जो आउटपुट है वो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं सिंपैथेटिक के टाइम पर क्या होता है, हार्ट रेट इंक्रीज करता है एंड सलेवरी सिक्रीशन जो होता है वो कम हो जाता है। दिस इज द क्वेश्चन जो पूछा जाता है, सिंपैथेटिक के टाइम पे क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, एंड पैरासिम्पैथेटिक यानी कि पैरासिम्पैथेटिक क्या कंडीशन है, जो रेस्ट की कंडीशन है, तो हार्ट रेट कम हो जाएगा और सलेवरी सिक्रीशन ज़्यादा हो जाएगा। विजरल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं अगर, इज अ पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दैट कंप्राइजेज द होल कॉम्प्लेक्स ऑफ नर्व, फाइबर, गैंग्लिया, प्लेक्सस बाय विच इम्पल्स ट्रेवल करेगा सीएनएस से विसरा और विसरा से वापस से सीएनएस में। प्लेक्सस किसे कहेंगे, नेटवर्क ऑफ नर्व को, न्यूक्लियस, cluster of neural cell body in CNS, ganglion, cluster of neural cell bodies in PNS, nerve, bundle of axon in PNS, and tract क्या है, bundle of axon है। Type of axon on the basis of presence or absence of the myelin sheath। तो माइलिन शीट अगर है तो माइलिनेटेड एक्सॉन, और अगर एक्सॉन के पास माइलिन शीट नहीं है तो नॉन माइलिनेटेड हो जाएगा। अब माइलिन शीट अगर प्रेजेंट है तो उसके पास फोस्फोलिपिड होगा तभी प्रेजेंट है। और कहाँ कहाँ पाई जाएगी माइलिन शीट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कहाँ पाई जाएगी, स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व में। माइलिनेटेड शीट का जो एक्सॉन होती है वो कंडक्शन तेज़ी से कराती है, इसका फ़ायदा ये है फास्टर कंडक्शन होगा। अब माइलिन है तो नोड्स ऑफ रेनवायर भी प्रेजेंट होंगे एंड श्वान सेल्स भी प्रेजेंट होंगे। श्वान सेल्स क्या करते हैं, माइलिन शीट का फॉर्मेशन करवाते हैं। और माइलिनेटेड एक्सॉन अगर है तो फास्टर कंडक्शन इसी वजह से हो रहा है क्योंकि यहाँ पर सोल्टेटरी कंडक्शन हो रहा होता है। नॉन माइलिनेटेड जो होता है ऑटोनोमस एंड सोमैटिक में देखने को मिलता है एंड कंडक्शन इसका कम ही होता है, स्लोअर होता है कंपैरेटिव टू दैट ऑफ द माइलिनेटेड। और नोड्स ऑफ रेनवायर यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होते हैं, एब्सेंट होते हैं, और एनक्लोज्ड होता है बाय श्वान सेल्स, बट श्वान सेल्स डू नॉट प्रोड्यूस अ माइलिन शीट, इंस्टीड फॉर्म कर लेते हैं न्यूरोलेमा। जबकि माइलिन, देखो श्वान सेल का काम है कि वो क्या करे, माइलिन शीट को प्रोवाइड करे यानी कि बना दे, लेकिन जो हमारे नॉन माइलिनेटेड वाले हैं एक्सॉन्स, उसमें श्वान सेल्स अपना काम बदल लेते हैं और न्यूरोलेमा क्रिएट करने लग जाते हैं।
सिंस मेम्ब्रेन जो है आपकी बनी हुई है लिपिड बाइलेयर की, दैट इज गुड इंसुलेटर, द मेन पाथ ऑफ करंट फ्लो आर थ्रू आयन चैनल्स, आयन चैनल्स के थ्रू होगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन आ गया, जनरेशन ऑफ कंडक्शन, जनरेशन और फिर उसका कंडक्शन नर्व इम्पल्स का। सबसे पहला आता है इसमें रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, फिर आता है डीपोलराइजेशन, फिर आता है रिपोलराइजेशन एंड देन हाइपरपोलराइजेशन आता है। सबसे पहले हम कंडीशन पढ़ेंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की। मान लो रेस्टिंग स्टेट में है हम, इसी को पोलराइज्ड स्टेट भी बोला जाता है। यहाँ पर क्या होता है, रेस्टिंग स्टेट के टाइम पर रिलेटिव पोटेंशियल कैसा होता है, नेगेटिव होता है। एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप हो जाता है कौन सी वाली साइड पे, ये हमारी एक्सोलीमा है और ये इनर पोर्शन है एक्सोलीमा का और वो आउटर पोर्शन है। तो आउटर वाले पर नहीं, इनर वाले सरफेस पर कैसा पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, नेगेटिव। यानी कि आउटर वाली साइड पे पॉजिटिव होगा, याद रखेंगे। एक्सोलीमा की जो इनर वाली साइड है वहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल रिलेटिव जनरेट होता है, जिसको रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। और नॉर्मल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है एंड ये PYQ भी रह चुका है, -70 मिली वोल्ट होता है। कितना, -70 होता है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल डेवलप करता है दो प्रोसेसेस होने की वजह से उस एक्सोलीमा में। पहला पैसिव डिफ्यूजन, जिनको लीकी डिफ्यूजन के नाम से जानते हैं। ड्यूरिंग रेस्टिंग स्टेट एक्सोलीमा जो है ज़्यादा परमेबल होती है किसके, K+ यानी कि पोटेशियम आयंस के एज कंपेयर टू द सोडियम आयंस। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% चांसेस कि क्वेश्चन पूछ लें कि ड्यूरिंग रेस्टिंग स्टेट एक्सोलीमा किस चीज़ के लिए ज़्यादा परमिएबल होती है, पोटेशियम के लिए एज कंपैरेटिव टू दैट ऑफ द सोडियम आयंस। सो इफ्लक्स यानी कि आपका मोर K+ का इफ्लक्स हो जाएगा और इनफ्लक्स Na+ का कम होगा, रिजल्टिंग इन रिलेटिव नेगेटिव पोटेंशियल एंड प्रेजेंस ऑफ नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स इन ICF इनर वाली साइड पे। उसके बाद Na+, K+ ATPase पंप, यहाँ पर एनर्जी का यूज़ हो रहा होगा। जहाँ एनर्जी का यूज़ नहीं है वो रेस्टिंग वाला कहला दिया गया, लीकी डिफ्यूजन कहला दिया गया। वेरेस अगर पैसिव कहला दिया गया और अगर ATPase का यूज़ हो रहा है तो वो एक्टिव पंप कहलाएगा, जिसमें पंप कितने बाहर आते हैं, नो की यहाँ से याद रखेंगे कि आउटसाइड O से याद रखेंगे बाहर की तरफ, N से याद रखेंगे सोडियम बाहर की तरफ जाता है एंड K से याद रखेंगे कि K जो है अंदर की साइड आता है, I से याद हो जाएगा। इस तरीके से याद हो जाएगा और याद तो ये रखना ही पड़ेगा 3 सोडियम आयंस, यानी कि इस बारी कौन ज़्यादा हो जाएगा, सोडियम डोमिनेट करने लग जाएगा। पैसिव में पोटेशियम कर रहा था और हमारा एक्टिव में सोडियम करने लग जाएगा डोमिनेट। और क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि कितने कितने आयंस आते हैं पर पंप में, तो 3 Na+ आयंस बाहर आते हैं 3 एंड 2 K+ आयंस अंदर जाते हैं। अगर रेस्टिंग की बात करते हैं तो अंदर K+ ज़्यादा पाया जाएगा तो नेगेटिव पोटेंशियल जनरेट होगा। वेयरएस अगर एक्टिव की बात करेंगे, Na+ K+ पंप की बात करेंगे तो Na+ 3 बाहर जाएंगे इन ऑर्डर कि 2 अंदर आ रहे होंगे K+। ठीक है। और RMP कितना आएगा, -70 मिली वोल्ट आएगा। जब हम स्टिमुलस अप्लाई करते हैं तो परमेबिलिटी एक्सोलीमा की इंक्रीज करने लग जाती है सोडियम आयन के लिए, और इसी पॉइंट पे इंक्रीज हो जाता है सोडियम का इन्फ्लक्स होना, जिसकी वजह से इंक्रीज हो जाता है मेम्ब्रेन का पोटेंशियल और ये पहुंच जाता है -60 मिली वोल्ट, जिसकी वजह से -60 मिली वोल्ट को ही थ्रेशोल्ड पोटेंशियल कहा जाता है, जिस टाइम पर सोडियम का इन्फ्लक्स होना बढ़ जाता है। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल क्या है, वही -60 मिली वोल्ट, जिसकी वजह से मिनिमम पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू जनरेट एन इलेक्ट्रिक इम्पल्स या एक्शन पोटेंशियल इन अ न्यूरॉन में जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिस्टर्ब होगा, यानी कि -70 से -60 पहुंच जाएगा, उस टाइम पर हमारा इलेक्ट्रिक इम्पल्स समझ जाओ जनरेट हो चुका है, यानी कि थ्रेशोल्ड पोटेंशियल मिल चुका है। अब नेक्स्ट एक्टिविटी हमें करानी है, वो हमारी डीपोलराइजेशन एक्टिविटी होगी। डीपोलराइजेशन में क्या होगा, जब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल अचीव हो जाएगा, यानी कि -60 मिली वोल्ट अचीव हो जाएगा, वोल्टेज गेटेड चैनल क्या होंगे, ओपन हो जाएंगे। कौन से वाले, सोडियम वाले ओपन
ओपन होंगे, सोडियम के चैनल ओपन हो जाएंगे एक्सोलीमा के अंदर, जिसकी वजह से सोडियम के आयंस बहुत ज़्यादा अंदर घुसने लग जाएंगे, क्रिएटिंग पॉजिटिव अंदर। एक्सोलीमा के अंदर रेस्टिंग स्टेट में क्या कंडीशन थी? नेगेटिव कंडीशन थी। नेगेटिव कंडीशन थी एक्सोलीमा की स्टेट जब रेस्टिंग थी, लेकिन अब हमें डीपोलराइजेशन स्टेट करानी है, यानी कि बाहर प्लस था और अगर रेस्टिंग स्टेट में पोटेशियम अंदर आ रहा था, लेकिन अब कंडीशन रेस्टिंग नहीं रही, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पहुंच चुका है, तो सोडियम अंदर आने लग जाएगा, जिसकी वजह से पॉजिटिव कंडीशन अंदर होने लग जाएगी और नेगेटिव कंडीशन बाहर की तरफ होने लग जाएगी। तो व्हेन थ्रेशोल्ड पोटेंशियल इज अचीव्ड, वोल्टेज गेटेड Na+ चैनल ओपन हो जाते हैं एक्सोलीमा में, जिसकी वजह से रैपिड इन्फ्लक्स होने लग जाता है सोडियम का, और यही कंडीशन कहलाती है डीपोलराइजेशन कंडीशन, जहां पर पोटेंशियल चेंजेस फ्रॉम -60 टू +30 टू +45 मिलीवोल्ट, जिसको पीक या स्पाइक पोटेंशियल के नाम से हम जानते हैं। मान लो ये हमारी कंडीशन थी रेस्टिंग वाली, अब मुझे यहाँ पर डीपोलराइजेशन कॉज कराना है, तो Na+ का अंदर आना शुरू कर दिया, यानी कि वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन करने शुरू हो गए, जिसकी वजह से क्या कंडीशन आएगी? -60 से +30 टू 45 पहुँच जाएगा हमारा वोल्टेज। Depolarization at point of stimulus generate potential difference between 2 points in exolema that leads to the degeneration of the electrical impulse या फिर action potential। और इस तरीके की कंडीशन डेवलप होने लगी, माइनस चेंजेस टू प्लस एंड ऊपर वाला प्लस चेंजेस टू माइनस, ठीक है। द इम्पल्स मूव टुवर्ड्स द टेलोडेंड्रा यानी कि टर्मिनल ऑफ द एक्सोन, डीपोलराइजिंग द होल एक्सोलीमा। अब कंडीशन आएगी रीपोलराइजेशन की, क्योंकि हमको कंडीशन क्या करनी है? हमें इम्पल्स जनरेट कराना था, अब इम्पल्स को वापस से उसकी नॉर्मल स्टेट में लाना है, हमें नर्व्स को उसकी वापस से नॉर्मल स्टेट में लाना है, रेस्टिंग स्टेट में लाना है। उसकी वजह से क्या होगा? साइमल्टेनियसली उसी टाइम पर डीपोलराइजेशन चल रहा था, माइनस माइनस से प्लस प्लस होता जा रहा था। अब इसी कंडीशन में इसी साथ ही साथ प्लस को चेंज करना है माइनस में, प्लस को चेंज करना है माइनस में, साथ के साथ साइमल्टेनियसली ये प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाता है। रिपोलराइजेशन स्टार्ट करता है एट द पॉइंट जहाँ पर स्पाइक पोटेंशियल ऑलरेडी अचीव हो चुका है, यानी कि +30 से +45 कंडीशन ऑलरेडी अचीव हो चुकी है। क्या क्लोज करके वोल्टेज गेटेड चैनल सोडियम के बंद हो जाते हैं, वेयरएज वोल्टेज गेटेड चैनल पोटेशियम के खुल जाते हैं और रैपिड इफ्लक्स होने लगता है, यानी कि माइनस कंडीशन वापस आने लग जाएगी और मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज करने लग जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव में, है ना। पॉजिटिव कंडीशन थी ना सोडियम के आने की वजह से, अब क्या हो जाएगी? नेगेटिव में कन्वर्ट होने लग जाएगी रिपोलराइजेशन के टाइम पे, ठीक है। वोल्टेज गेटेड चैनल खुल गए। अब क्या होगा? आर स्लो चैनल्स, जो वोल्टेज गेटेड पोटेशियम के चैनल्स हैं वो स्लो होते हैं, तो पोटेंशियल भी स्लोली चेंज हो रहा होता है एंड इट टेक टाइम टू गेट क्लोज्ड, ड्यू टू विच मोर K+ आयंस अंदर आ जाते हैं। वोल्टेज गेटेड चैनल जहां -70 पर ही रुक जाना चाहिए था, लेकिन इसका प्रोसेस स्लो होने की वजह से ये रुकता है -80 से -90, जिसको हाइपर पोलराइजेशन कंडीशन बोला जाता है एंड इसका वोल्टेज भी पूछते हैं। अब इसका एक ग्राफ पढ़ेंगे, रिलेटिव ग्राफ, जिसमें मेम्ब्रेन पोटेंशियल यहाँ लिखा हुआ है एंड टाइम यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब एक कंडीशन थी हमारी थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, दैट इज -70, सॉरी ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल थी। अब यहाँ पर 60 पर पहुँच गए तो ये हमारा थ्रेशोल्ड हो गया। अब 60 से 45 तक पहुँचना है, 30 या 45 तक, उसको डीपोलराइजेशन कंडीशन बोला गया। स्पाइक पोटेंशियल पहुंच गया, यानी कि पीक पोटेंशियल कितना होता है? 45, वो पहुंच चुका है। अब वापस से रिपोलराइजेशन कराना है। रिपोलराइजेशन हमारा कहाँ पहुंचेगा? क्योंकि स्लो है चैनल, इस वजह से -80 या -90 पे पहुंच गए हम, और इसी कंडीशन को हाइपर पोलराइजेशन बोल दिया गया। और डीपोलराइजेशन से लेकर रिपोलराइजेशन के टाइम तक को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं, कि वापस से अपनी नॉर्मल स्टेट में नर्व आ जाए, उसको बोला जाएगा रिफ्रैक्टरी पीरियड। अब कहाँ क्या चीज़ यूज़ होती है? अब रेस्टिंग कंडीशन में पैसिव डिफ्यूजन होगा, हाँ। Na+K+ चैनल्स ओपन होंगे, हाँ, लेकिन चैनल वोल्टेज गेटेड एंड ये नहीं ओपन होंगे। वो डिपोलराइजेशन के टाइम पर ये वाला ओपन होगा, लेकिन ये नहीं होगा। रिपोलराइजेशन के टाइम पर ये ओपन होगा, लेकिन ये नहीं होगा। हाइपर पोलराइजेशन के टाइम पर वोल्टेज गेटेड Na+ नहीं होते, लेकिन क्योंकि हाइपर पोलराइजेशन के टाइम पर वोल्टेज गेटेड चैनल क्योंकि स्लो होते हैं, वो ओपन ही रह जाते हैं। फिर आ जाओ ऑल और नन लॉ पे। ऑल और नन लॉ पे
ऑल और नन लॉ की बात करेंगे फॉर द जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। ये इसेंशियल है कि थ्रेशोल्ड पोटेंशियल रीच करे। अगर थ्रेशोल्ड पोटेंशियल रीच नहीं करेगा तो नर्व इम्पल्स जनरेट नहीं करेगा। एंड वंस थ्रेशोल्ड पोटेंशियल आपका रीच हो जाएगा तो क्या होगा, एक एक्शन पोटेंशियल डेवलप होगा और वो जनरेट होगा ही होगा और विल रिटर्न बैक टू रेस्टिंग स्टेट ओनली आफ्टर रीचिंग द पीक पोटेंशियल। यानी कि डीपोलराइजेशन के बाद जो पीक पोटेंशियल आता है तब तक रीच अगर हो गया तो तभी क्या होगा, वापस अपनी रेस्टिंग स्टेट पर आ पाएगा। इसी को ऑल और नन लॉ के नाम से जानते हो। रिफ्रैक्टरी पीरियड ऊपर पढ़ के आए हैं। ड्यूरेशन जहाँ पर एक एक्शन पोटेंशियल जो है आपका जनरेट हुआ, ड्यूरिंग विच अ न्यू एक्शन पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट नहीं किया जा सकता। इस पीरियड ऑफ टाइम पे ऑलरेडी हमें एक नर्व को वापस से उसकी जैसी नॉर्मल रेस्टिंग स्टेट थी वहाँ लेकर आना है, तो बीच उसमें हम रिफ्रैक्टरी पीरियड के टाइम पर नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस पहला वाला कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद कर सकते हैं। एनसीईआरटी में एक्शन पोटेंशियल को ही पीक पोटेंशियल के नाम से जानते हो तुम। साइनेप्स की बात करते हैं एंड वी नो अबाउट इट फ्रॉम क्लास 11th ओनली। साइनेप्स की अगर बात करते हैं तो एरिया ऑफ क्लोज अप्रॉक्सीमेशन ऑफ टू न्यूरॉन्स या फिर न्यूरॉन, एक न्यूरॉन एंड अ मसल फाइबर के बीच में, जिसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं, जो हमने ऑलरेडी लोकोमोशन चैप्टर में पढ़ा था, उसको साइनेप्स कहा जाता है। साइनेप्स के पास 3 पार्ट्स होते हैं, देख सकते हो 2 न्यूरॉन्स यहाँ पर मैंने बना रखे हैं, जिसकी एक की एंडिंग दिखा रखी है और एक की स्टार्टिंग। अब 3 चीज़ें पाई जाती हैं साइनेप्स के पार्ट्स में। पहला होता है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, फिर उसके लास्ट वाला प्री हो गया ये वाला, और बीच का कहलाएगा साइनेप्टिक क्लेफ्ट या फिर गैप कह लो, और जो स्टार्टिंग वाला होगा ये वाला इसको पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहा जाएगा, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहा जाएगा। अब जिससे क्वेश्चन आता है वो ये पोर्शन है। साइनेप्स को हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला इलेक्ट्रिकल साइनेप्स होता है, दूसरा केमिकल साइनेप्स होता है। जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स है इससे क्वेश्चन आता है कि एक्शन पोटेंशियल कंडक्ट कर रहा है, ये कैसे डायरेक्टली करता है। डायरेक्टली एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्टेड होगा यहाँ पर बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एडजेसेंट न्यूरॉन्स थ्रू गैप जंक्शंस, और उसके साइटोप्लाज्म क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। इलेक्ट्रिकल वाला कैसा होता है, फास्ट होता है, यही क्वेश्चन भी होता है कि इलेक्ट्रिक वाला, क्योंकि इनके बीच में कोई गैप नहीं है, ये डायरेक्ट एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो इस वजह से ये कंडक्शन कैसे कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि यार ये ह्यूमंस में पाए जाते हैं, ये रेयर ऑफ रेयर पाए जाएंगे, मतलब रेयरेस्ट होते हैं ये हमारी बॉडी में पाए जाएंगे। कौन से वाले, केमिकल वाले। और कैसा फंक्शन होगा, सिंक्रोनाइज्ड होगा इलेक्ट्रिकल वाले का। मेम्ब्रेन ऑफ प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन इज इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, यानी कि एक तरीके से सिंगल एक्सॉन सा लगता है, होते ये क्लोज प्रॉक्सिमिटी में ही है। तो हमारी बॉडी में कैसे होते हैं, रेयर होते हैं। इलेक्ट्रिकल के बाद अगर हम केमिकल की बात करते हैं, केमिकल साइनेप्स में क्या होता है, कोई कनेक्शन नहीं होता प्री और पोस्ट साइनेप में, मतलब बीच में जो ऊपर हम पढ़ के आए हैं वो केमिकल साइनेप्स था, यानी कि बीच में साइनेप्टिक क्लेफ्ट पाया जाएगा, यानी कि गैप पाया जाएगा इनके बीच में, और ये हमारी बॉडी में पाए जाएंगे। फिल्ड विद ECF एंड साइनेप्टिक डिले यहाँ पर होता है, स्लो होते हैं, और बेटर हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं, दैट्स वाई ये हमारी बॉडी में ज़्यादा पाए जाएंगे। Electrical impulse is transmitted from one neuron to other with the help of neurotransmitter। तो किसके हेल्प की थ्रू होता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रांसमिट, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक, हेल्प ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। अब 2 तरीके के होते हैं ये भी, एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी। अगर हमको एक्साइटेटरी यानी कि हमको कोई चीज़ ओपन करानी है, मतलब हमको जनरेट करानी है, तो अब हम इमरजेंसी हार्मोन्स का भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। एक्साइटेटरी में आते हैं, यूजुअली ये ओपन करते हैं Na+ चैनल, तभी तो हमारे इम्पल्स जनरेट हो पाएगा, Na+ चैनल्स अगर ओपन होंगे इन पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, जिससे क्या होगा, डिपोलराइजेशन होगा, देयरफॉर इम्पल्स फाइनली जनरेट हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल में आते हैं एसिटाइल कोलिन, एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन, ग्लूटामिक एसिड, एंड इसको EPSP भी बोलते हैं, यानी कि एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल भी इसको बोला जाता है। वेयर इज इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर की बात करेंगे अगर,
इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर की बात करेंगे तो यहाँ पर K+ चैनल या क्लोरीन चैनल खुल जाएंगे जिससे हाइपरपोलराइजेशन होगा एंड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन आपकी हाइपरपोलराइजेशन कॉज करेगी, जिसकी वजह से नर्व ब्लॉकेड यानी कि वापस से अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगी चीज़ें। और ये क्वेश्चन आता है गाबा किसका एग्जाम्पल है? इनहिबिटरी का एग्जाम्पल है। याद रखोगे ये PYQ है, इनहिबिटरी का एग्जाम्पल है ग्लाइसिन, ठीक है, गामा अमाइनो ब्यूटाइरिक एसिड, ठीक है, इसको IPSP के नाम से भी जानते हैं। नाउ आगे बढ़ेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कवर करेंगे। CNS की बात करते हैं तो हमें पता ही है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को इंक्लूड करता है। मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ CNS अकर करता है आपका बाय द एज ऑफ 5 to 6 ईयर्स। CNS डेवलप करता है न्यूरल ट्यूब के थ्रू ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड विच इज एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन। CNS साइट है जहां पर प्रोसेसिंग एंड इंफॉर्मेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। अब क्वेश्चन आने वाले कहाँ से? यहाँ से, ब्रेन से। ब्रेन को फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन में बांटा जाता है। फोर ब्रेन को क्या बोलते हैं? प्रोसेंसेफेलॉन। मिड ब्रेन को क्या कहेंगे? मेसेंसेफेलॉन। हाइंड ब्रेन को क्या कहेंगे? रोम्बेनसेफेलॉन। ठीक है, ये हमारे दूसरे साइंटिफिक नेम हो गए। ब्रेन स्टेम किन दो चीज़ों से मिलके बनता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन मिलके ये बनाता है, और हाइंड ब्रेन में ये एक्सेप्शन है कि एक्सेप्ट सेरिबेलम, सेरिबेलम को छोड़ के दो चीज़ें आती हैं हाइंड ब्रेन में, वो और मिड ब्रेन, ये दोनों मिलके ब्रेन स्टेम को बना रहे होते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एंड 100% चांसेस हैं अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो। ब्रेन स्टेम, ब्रेन इज लोकेटेड विद इन द बोनी स्ट्रक्चर जिसको क्रेनियम या ब्रेन बॉक्स के नाम से जानते हैं। ब्रेन के पास 3 प्रोटेक्टिव लेयरिंग्स होती हैं जिससे क्वेश्चन आया भी है। डूरा मैटर जो आउटर मोस्ट हो गई, जो कि थिक टफ फाइब्रस होगी, एंड वस्क्यूलर होगी जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेगी क्रेनियम के। अरेकनॉइड होती है जो कि मिडल में रहती है, वेरी थिन, एवेस्क्यूलर होती है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एवेस्क्यूलर होती है नेचर में एंड स्पाइडर वेब की तरह दिखती है। पाया मैटर जो कि इनर मोस्ट होती है, हाईली वस्क्यूलर होती है एंड थिनेस्ट होती है, ये रिमेन होती है आपके कांटेक्ट विद द ब्रेन टिश्यू के साथ। ठीक है, पाया मैटर। सब डूरल स्पेस कैसे कहेंगे? जो स्पेस डूरा मैटर एंड अरेकनॉइड के बीच में होगी। ठीक है, और अरेकनॉइड कौन सी हो गई? सॉरी, डूरा मैटर, हाँ, अरेकनॉइड के बीच में, और अरेकनॉइड कौन सी हो गई? जो अरेकनॉइड एंड पाया के बीच में हो गई। फंक्शंस ऑफ ब्रेन, वॉलेंट्री मूवमेंट्स करवा लो, बैलेंस करवा लो बॉडी को थ्रू सेरिबेलम। फंक्शनिंग ऑफ वाइटल इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स भी हमारे कंट्रोल होते हैं ब्रेन के थ्रू। थर्मो रेगुलेशन, हंगर ऑफ थर्स्ट, सर्केडियन साइकिल यानी कि 24 आवर स्लीप साइकिल, एक्टिविटीज ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ह्यूमन बिहेवियर, ये सब कंट्रोलेबल होता है थ्रू योर ब्रेन। सबसे पहला फोरब्रेन आता है, फ्रंट पार्ट ऑफ द ब्रेन कहलाता है, जिसको कंसिस्ट करता है 3 चीज़ों का, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम जिसको वॉलनट लाइक कहेंगे, मोस्ट प्रोमिनेंट पोर्शन होता है एज वेल एज मेजर पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, यही कंसिस्ट करता है सेरिब्रम। स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है, मेड अप ऑफ 2 लार्ज डीपली कंडक्टेड पार्ट्स जिनको सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहा जाता है। अब सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो कि डिवाइडेड होता है लॉन्गिट्यूडनल फिशर में, ठीक है, तो डीप क्लेफ्ट होता है जो कि पास करता है लॉन्गिट्यूडनली थ्रू द सेरिब्रम, लेफ्ट हो जाता है, और एक राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है, बीच से कट है, डिवाइडेड होता है लॉन्गिट्यूडनल फिशर में। 4 लोब्स पाए जाते हैं इसमें, पहला पेराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल एंड फ्रंटल, ये चारों लोब्स इसमें पाए जाते हैं जिसमें PT पेयर्ड होता है। ठीक है, right and left cerebral hemisphere are connected to each other by about 10 centimeter long bundle of nerve fibers या tract of nerve fibers, इसी को कहा जाता है tracts. This tract of nerve fiber that connects to cerebral hemisphere is called as corpus callosum. Corpus callosum कहलाया जाता है। क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। सेरिब्रम आउटर इनर डिवाइडेड होता है, आउटर वाला कॉर्टेक्स कहलाता है और इनर वाला मेडुला कहलाता है। आउटर वाला कॉर्टेक्स ग्रे कलर का होता है क्योंकि वहाँ पर साइटोन का एक्यूमुलेशन हो चुका होता है, और जो इनर वाला मेडुला वाला है वो वाइट कलर का होता है क्योंकि एक्यूमुलेशन ऑफ माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स वहाँ पर हो रहा होता है। 3 मेजर एरियाज हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपके सेरिब्रल कॉर्टेक्स के सबसे पहले मोटर एरिया होता है जो कि कंसर्न्ड होता है मूवमेंट्स की स्किल्स से, वेयर सेंसरी वो हो गया जो सेंसेशंस रिसीव करेगा। इंपॉर्टेंट है हमारा एसोसिएशन एरिया। एसोसिएशन एरिया जो है रिस्पॉन्सिबल होता है
कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के लिए, कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के लिए जैसे कि मेमोरी, शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी हो गई, कम्युनिकेशन हो गई, इंटरसेंसरी एसोसिएशन हेल्प करता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ मेकिंग कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट सेंसरी विजन सिग्नल। अगर बात करते हैं डायनसेफेलॉन की, एपिथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस में ये डिवाइडेड होते हैं, जिसमें सबसे पहले हम कवर करेंगे एपिथैलेमस को, जो कि स्मॉलेस्ट पार्ट है, इंक्लूड करेगा पीनियल को, पीनियल ग्लैंड को, हैबेन्यूला को, जो कि रेगुलेशन कराता है मोनोअमीन सच एज डोपामीन एंड सेरोटोनिन की। अगर थैलेमस की बात करते हैं तो थैलेमस क्या है, सेरिब्रम रैप करता है अराउंड द स्ट्रक्चर। सेरिब्रम एक स्ट्रक्चर के अराउंड रैप्ड होता है, उस स्ट्रक्चर, वो रैपिंग स्ट्रक्चर क्या है, थैलेमस होता है। अब ये जो थैलेमस है, ये जो डेफिनेशन है थैलेमस की, ये क्वेश्चन में पूछी जाती है। थैलेमस को ऑल्सो रिले सेंटर कहा जाता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स का, इंपॉर्टेंट है। दैट इज, रिले सेंटर का मतलब हो गया कि सेंसरी मैसेजेस रीचिंग द ब्रेन must pass through the thalamus in order to sense consciously sensed होने के लिए। Similarly, all motor messages must pass through the thalamus। कह रहे हैं अगर सेंसेशन करवानी है उस पर्टिकुलर इम्पल्स की, है ना, सेंसरी मैसेज, जो कि मैसेज तुमको रीच कराना है ब्रेन तक, तो वो पहले थैलेमस में पहुंचना चाहिए, और जो भी मैसेज का आउटकम निकलने वाला है वो भी थैलेमस में पहुंचना चाहिए। ये इसको रिले सेंटर कहा जाता है, बेसिकली मेन हेड की तरह काम कर रहा है। थैलेमस एक्ट्स एज अ मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग दोनों के लिए। हाइपोथैलेमस लाई करता है एट द बेस ऑफ द थैलेमस। ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, बेस ऑफ द थैलेमस पे क्या पाया जाता है, हाइपोथैलेमस। इट सर्व्स एज द नंबर ऑफ फंक्शंस, बॉडी टेम्परेचर भी ये कंट्रोलेबल करता है, थर्मोरेगुलेटरी एरियाज इसके होते हैं, अर्ज फॉर ईटिंग, थर्स्ट सेंटर, फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन, रेज, एंगर, इंप्रेशन ऑफ लव एंड फेयर। तो ये सारी चीज़ें आपकी हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, एंड इसके एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछा भी जाता है। इट ऑल्सो सर्व एज द एंडोक्राइन फंक्शंस की तरह भी ये काम करता है, कंटेन करता है बहुत सारे ग्रुप ऑफ न्यूरो सीक्रेटरी सेल्स विच सीक्रेट हार्मोन्स, जैसे कि GnRH हो गया, ऑक्सीटोसिन हो गया, एंड ADH हार्मोन हो गया। क्वेश्चन इससे भी आता है लिम्बिक सिस्टम से। लिम्बिक सिस्टम में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इंक्लूडेड होते हैं, क्वेश्चन इससे आता है। इनर पार्ट्स ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर आते हैं इसके अंदर, एंड ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि अमिगडाला, हिप्पोकैम्पस, ये सब चीज़ें आपके लिम्बिक सिस्टम के अंदर आती हैं। लिम्बिक लोब कह लो इसको, या फिर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर लिम्बिक सिस्टम कह लो। ये लुक करता है, एक फॉर्क स्ट्रक्चर होता है उसकी तरह, या बोन की तरह बोल लो, विशबोन की तरह बोल लो, या फॉर्क की तरह बोल लो। विद हाइपोथैलेमस लिम्बिक सिस्टम जो होता है इन्वॉल्व होता है रेगुलेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर में, जैसे कि आपका बिहेवियर हो गया, इमोशनल रिएक्शंस हो गए, एक्साइटमेंट, फियर, मोटिवेशन हो गया, ये सब। ये कंसर्न्ड होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है कि ऑल्सो कंसर्न्ड विद ऑल फैक्शन एंड ऑटोनोमिक रेस्पॉन्सेज, इससे ये कंसर्न्ड होता है, ये इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है। मिड ब्रेन की बात करते हैं। मिड ब्रेन आपका कहाँ कहाँ पाया जाता है, कहाँ से कहाँ, बिटवीन थैलेमस या फिर हाइपोथैलेमस ऑफ फोर ब्रेन एंड पॉन्स ऑफ द हाइंड ब्रेन, तो बीच में पाया जाएगा उसके फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन के, तभी मिड ब्रेन नाम है। एक कैनाल, इसके बारे में सिर्फ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसके पास एक कैनाल है जिसको सेरिब्रल एक्वेडक्ट बोलते हैं, जो कि आपके पास करती है डोर्सल पोर्शन से, जहाँ पर 4 राउंड स्वेलिंग्स होती हैं, जिसको क्या बोला जाता है ये भी इंपॉर्टेंट है, कॉर्पोरा क्वाड्री जमाइना बोला जाता है। पहली तो विजुअल के लिए होती हैं, और नीचे वाली इन्फीरियर वाली आपकी ईयर मसल्स के लिए होती हैं। जैसे कि इसको याद रखने का तरीका ये है कि आईज हमारी ऊपर है एंड ईयर उससे जस्ट नीचे हैं, तो पहले 2 लोब्स किसके लिए हैं, विजुअल के लिए हैं, और लास्ट के 2 लोब्स किसके लिए हैं, ईयर या फिर मसल ऑफ हेड के लिए हैं, ऑडिटरी हैं। अब हाइंड ब्रेन की बात करते हैं, तो पोस्टीरियर, बिल्कुल पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन क्या कहलाएगा, हाइंड ब्रेन कहलाएगा, जिसमें क्या क्या आता है, पोन्स आता है, सेरिबेलम आता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा आता है। अब इसमें
पॉन्स का मतलब हो गया ब्रिज, तो कंसिस्ट करता है फाइबर ट्रैक्ट्स, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन में हमारा ये होगा प्रेजेंट, दैट इंटरकनेक्ट करेगा डिफरेंट रीजन्स ऑफ ब्रेन, ब्रेन के डिफरेंट रीजन्स को कनेक्ट करेगा। इट मेनली एक्ट्स एज अ न्यूरल लिंक बिटवीन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड सेरिबेलम, के बीच में ये लिंकेज की तरह काम करता है। अब क्वेश्चन इससे आता है, न्यूमेटिक सेक्टर से क्वेश्चन आता है, न्यूमेटिक सेंटर कहाँ है, पॉन्स में प्रेजेंट होता है, ये भी पूछा जाता है। ये क्या करता है, ये भी पूछा जाता है। मॉडरेट करता है फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, ये भी पूछा जाता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा में प्रेजेंट होता है। न्यूरल सिग्नल्स फ्रॉम न्यूमोटैक्सिक सेंटर रिड्यूस करता है, ये भी पूछते हैं कि रिड्यूस करता है कि इंक्रीज करता है, रिड्यूस करता है द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन फेज एंड देयर बाई ऑल्टर करता है रेट ऑफ रेस्पिरेशन को। सेरिबेलम, क्योंकि पहला लार्जेस्ट पार्ट तो हमारा सेरिब्रम हो गया, तो सेकंड लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है, सेरिबेलम है, जिसको लिटिल सेरिब्रम के नाम से भी जानते हैं। Cerebellum is made up of two cerebral hemisphere and a vermis. आउटर साइड को ग्रे कहा जाएगा, इनर साइड को वाइट कहा जाएगा। कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर होता है जिससे क्या हो, सरफेस बहुत ज़्यादा मिल जाए, एडिशनल स्पेस मिल जाए न्यूरॉन्स को एक्टिवेट रहने के लिए। फंक्शंस क्या है सेरिबेलम के, इसका काम क्या है, मेंटेनेंस करना कि हम सही से चल रहे हैं, बैलेंसिंग कर रहे हैं कि नहीं, कोऑर्डिनेट करना लोकोमोटर एक्टिविटी को बॉडी में। सेरिबेलम अनकॉन्शियस डायरेक्शंस प्रोवाइड करेगा और सेरिब्रम कॉन्शियस इंस्ट्रक्शंस देगा, ठीक है, और दोनों ही मिलकर डिटरमाइन करते हैं किस तरीके से बॉडी को मूव करना है। वाइटल फॉर कंट्रोल ऑफ रैपिड मस्कुलर एक्टिविटीज जैसे कि रनिंग, टाइपिंग, फ्लाइंग एंड इवन टॉकिंग। एक्टिविटीज ऑफ सेरिबेलम आर इनवॉलंटरी, सेरिबेलम की जो एक्टिविटी है इनवॉलंटरी हैं लेकिन इन्वॉल्व कर सकती हैं ये एक्टिविटीज़ अर्ली स्टेजेस में कि हम उनको सीखें। पहले स्टार्टिंग में इन एक्टिविटीज़ को सीखना होगा, देन ये इनवॉलंटरी हो जाएंगी, इजीली हो जाएंगी आपके कंट्रोलेबल। द सेरिबेलम इंटीग्रेट्स इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम सेमी सर्कुलर कैनाल ऑफ ईयर एंड ऑडिटरी सिस्टम। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट है आपके हाइंड ब्रेन का, दो स्मॉल होता है साइज में लेकिन एब्सोल्युटली आपका एसेंशियल है लाइफ में। क्यों, इसमें बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस इसमें आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, ठीक है। तो गैस्ट्रिक सीक्रेशन इसमें आता है, रेस्पिरेशन भी ये कंट्रोल करता है, तो ओवरऑल इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जबकि छोटा पार्ट है बट ब्रेन में बहुत इंपॉर्टेंस शो करता है हमारी पूरी बॉडी में। ह्यूमन हार्ट सिंस हमें पता है मायोजेनिक होता है, लेकिन स्टिल स्पेशल न्यूरल सेंटर इसके लिए प्रेजेंट होता है मेडुला के अंदर, जो कि प्रोवाइड करता है कंट्रोल थ्रू एएनएस के थ्रू इन टर्म्स ऑफ बोथ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। डिस्ट्रक्शन ऑफ मेडुला ब्रिंग करता है इमीडिएट डेथ। अगर देखो मेडुला ऑब्लोंगेटा में अगर कुछ भी डिस्ट्रक्शन हो जाता है तो इमीडिएट डेथ हो जाएगी, एंड क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है रेस्पिरेशन में, साथ ही आपकी हार्ट की वर्किंग में, तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं हमारी बॉडी में, तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन। अगर डिस्ट्रक्शन हो रहा है मेडुला का तो देयर विल बी अ डेथ, इमीडिएट डेथ। ब्रेन स्टेम की बात कर लेते हैं, अगेन दोबारा से रिपीट हुआ है टॉपिक। तो ब्रेन स्टेम मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा से मिलकर बनता है और कनेक्शन बनाता है किस किस के बीच में, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के बीच में, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। विद दिस विदिन 40 मिनट्स हमने लेक्चर को कंप्लीट किया है, एंड इसके PYQs के लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। नेक्स्ट वीडियो में PYQs भी आ जाएंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।